So good afternoon to all. So this is the last point. Yes, anything? Okay, so no question. If any question, you can put it in chat. So this is the last point of the chapter. The revolution and everyday life. Revolution and everyday life. एक इसमें इस चैप्टर में पनिशमेंट देने का तरीका का जिक्र हुआ है, गुलेटाइन। और मैंने कहा था कि जब किसी दिन ऑनलाइन में मैं प्रयास करूंगा आपको वीडियो दिखाने का जिसमें गुलेटाइन का सीन हो, ठीक है? तो दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस, ठीक है? और यह सीन जो है आपको एक्सिक्यूशन को दिखाएगा, लुइस 16 का, ठीक है? लुइस 16 का एक्सिक्यूशन। लुइस 16 को भी गुलेटाइन दिया गया। उस दौर में फ्रांस में गुलेटाइन तरीका यूज होता था सजाए मौत देने का। मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था क्लासरूम में भी। आज वीडियो दिखाने का मौका मिला है, उसको अरेंज किया हूं मैं लैपटॉप में। चलो इसे प्ले करता हूं। आपके सिस्टम पे प्ले हो रहा है? जो साउंड है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं वो एक्सिक्यूशन दिखाना चाहता हूं। तो देखना, एक पीछे एक प्लेटफॉर्म नजर आएगा जब ये जो कैरेक्टर है ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा। और इस तरह का थोड़ा सा दृश्य आपका किताब में भी एक जगह है। तो ये उस प्लेटफॉर्म पर जा रहा है जहां इसको एग्जीक्यूट। अब ये देखो, ये देखो, ये सीन देखो। जरा सा मिस हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो, ठीक है? ये देखो ब्लेड, हेवी सा ब्लेड होता था। ये देख रहे हो, दो पोल है, ठीक है? और ये देखो, अरे किधर चला गया, जस्ट अ मिनट। वापस शेयर करता हूं। तो गुलेटाइन का वह पोल जो है दिखाना मकसद था
देखो ये पोल, इज इट विजिबल अगेन? आपके स्क्रीन पे फिर से आ रहा है आयुष? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो देख रहे हो ना, हेवी, बहुत हेवी होता था ये, और सीधा गिरेगा गर्दन पर। ये तरीका था गुलेटाइन का, और ये लंबे समय तक फ्रांस में यूज होता रहा। देखो ये वो प्लेटफॉर्म पर आ गया, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड में, देखो इसको देखो, ठीक है। मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूं सीन, ये क्लिपिंग दिखा रहा हूं, मकसद है गुलेटाइन, ठीक है। ये देखो ये स्टैंड, ठीक है, और ये वह प्लेटफॉर्म जिस पर वह स्टैंड फिक्स है, ठीक है। बुलेटाइन का स्टैंड जो है वो सेटल है। अब देखो इसको, अब आगे कैसे उसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस काम को, बुलेटाइन के काम को। ये थोड़ी देर के लिए राजा कुछ बोल रहा है, ठीक है। वो अपने लोगों को एड्रेस करने का प्रयत्न, तब तक देखो ड्रम बजा देगा, ठीक है। ड्रम बजा दिया कि इसका आवाज लोग नहीं सुन पाए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल गया लुई 16 मरते मरते, ये जो कैरेक्टर है इसमें इसका, ये देखो, द प्रोसेस ऑफ गुलेटाइन, द प्रोसेस ऑफ गुलेटाइन। तो यह वह तरीका था जो फ्रांस में बड़े लंबे समय तक चला, सजाए मौत देने के लिए, गुलेटाइन। लुई 16, उसकी वाइफ, अनेकों दूसरे पुरुष, अनेकों महिलाएं, रोबस्पायर, उसे भी सजाए मौत गुलेटाइन के जरिए दी गई। खैर, तो इतिहास के कुछ पन्ने, ये जो कैरेक्टर है आप देखे होंगे, जो लुई 16 का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, गुलेटाइन होने के पहले कुछ बोलता है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज टाइप का रहता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वह देखने को मिलता भी है। उसका का नाम था कि, जो निचोड़ है उसका, कि मुझे जो है, यानी कि लुई 16 का कैरेक्टर का कई जगह ऐसा स्टेटमेंट टाइप का है, का नाम है कि उसे बदनाम किया गया, ठीक है, उसके विरुद्ध साजिश की गई, और ये लोग आपको भी छोड़ेंगे नहीं, ये आपको कोई अच्छी व्यवस्था देंगे, ऐसी होने जा नहीं रहा है। ये लुई 16 का कैरेक्टर का कई जगह आपको मिलेगा, ठीक है, बिफोर गुलेटाइन उसका स्टेटमेंट। तो आप लोगों ने देखा था ड्रम बजा दिया गया, ड्रम बजा दिया गया कि उसकी बात किसी के कानों पर जाए नहीं। और जनता का उल्लास देखिए लुई 16 के गुलेटाइन होने के बाद, तो जनता का उल्लास उस माहौल के कारण था, ठीक है। लुई 16 की गलतियां थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लुई 16 ने एक राजा के रूप में अपने दायित्वों को अच्छे से पूरा नहीं किया, ऐसा मैं भी महसूस करता हूं। लेकिन उसके बाद के समय में एक माहौल, और स्पेशली जो रोबस्पायर का समय था, रोबस्पायर के दौर में हम देखते हैं कि बहुत कुछ काम हुआ जनता के लिए, पर विरोधियों के लिए एक माहौल था, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस माहौल का ही था कि लोग इकट्ठा होकर के
किसी के मार दिए जाने का पूरा जश्न मना रहे हैं। खैर, इतिहास को देखने का अपना अपना नजरिया है। लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं जो बचा हुआ है, और वह पॉइंट है द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। इज द स्क्रीन विजिबल? अब स्क्रीन पर, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, यस। तो स्क्रीन विजिबल है, तो आप बताओ कि मैंने किस वर्ड को सर्किल किया है। आंसर इट थ्रू चैट। ओके, आयुष, कश्यप, रोहित, आराध्या, तेजस। चलो, ऐसा पूछने से क्या होता है ना, विजया, लक्ष्मी, रंजन, इससे पता चलता है कि मैं जो शेयर कर रहा हूं आप तक पहुंचने लगा कि नहीं पहुंचने लगा। कभी कभी डिले हो जाता है नेट वगैरह का प्रॉब्लम होने से, ठीक है। वो प्रॉब्लम हो सकता है हमारी तरफ से हो या फिर आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन थ्रू चैट। तो आज वह दृश्य दिखा करके मैं बुलेट टाइम की प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास किया। अब आगे यह लास्ट पॉइंट है, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और रोज की जिंदगी। जो क्रांति हुआ, जो पिछला ऑफलाइन था, मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या क्रांति का असर हमारे कपड़े पर पड़ा, हमारी बोली पर पड़ा, ठीक है, मतलब फ्रांस में, कि क्या फ्रांस की क्रांति का असर वहां के लोगों के कपड़ों पर पड़ा, उनके लैंग्वेज पर पड़ा, किताबें जो वो पढ़ते थे उस पर असर हुआ। आंसर है हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर उन पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कई नायकों को और खलनायकों को हमने देखा। मैंने दोनों शब्द यूज किया, नायक और खलनायक। कभी कभी हम जिसको खलनायक समझ रहे होते हैं वे कुछ के लिए नायक होते हैं। अब जैसे इस किताब में ही देखो, रोबस्पायर के रूल को रीजन ऑफ टेरर बोला गया, पर इसी किताब के कुछ पैराग्राफ्स ने बताया कि रोबस्पायर ने कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का जीवन बेहतर हुआ। रोबस्पायर के समय स्लेवरी को हटा लिया गया था, तो उन स्लेव्स के लिए तो रोबस्पायर एक नायक हो सकता है। जिन लोगों को उसने मौत के घाट उतारा उसके लिए और उनके परिवार वालों के लिए वो खलनायक होगा। वापस आते हैं तो बहुत से कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा, और जैकोबिन के समय हम लोगों ने कपड़ों को देखा जो पुरुषों ने पहना, महिलाओं ने पहना। हम लोगों ने ये देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पेरिस पेरिस का जिक्र कई बार आया, क्योंकि पेरिस सेंटर स्टेज में था। इसका रिजल्ट फ्रांस में लोगों की भाषा पर भी पड़ा। पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा, उसको बढ़ावा मिलता है। किताबें, अगर हम रिवॉल्यूशन को देखते हैं तो रिवॉल्यूशन का सेंटर आइडिया था लिबर्टी, इक्वलिटी। तो रिवॉल्यूशन होने से सेंसरशिप हटा, सेंसरशिप। और जब सेंसरशिप हटा तब बोलने लिखने की पाबंदी हटी।
तो निश्चित तौर से किताबें जहां पहले कुछ संभ्रांत अमीरों के पास थी, अब पब्लिक लाइब्रेरीज में अवेलेबल हुई, वैसी किताबें भी अवेलेबल हुई जिसमें आलोचना हुई सत्ता पक्ष की। तो इस तरह से हम लोग बदलाव देखते हैं, क्रांति से जुड़े हुए बदलाव और क्रांति का असर लोगों के दैनिक जीवन पर, एवरीडे प्रैक्टिसेस पर। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. बेस्टाइल स्टॉर्म होने के बाद एक बदलाव हम देखते हैं, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप खत्म, और जब सेंसरशिप खत्म तो लोग अपने आप को व्यक्त करने के लिए आजाद हो गए। तो निश्चित तौर से वे अपने अनुसार किताबों को लिखेंगे, कहानियों को बताएंगे। इन ओल्ड रिजिम मतलब इसी चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, ओल्ड रिजिम पुरानी व्यवस्था, पुरानी 1789 के पहले की, मतलब वो राजतंत्र, बॉर्बन डायनेस्टी का आखिरी शासक लुइस 16। तो बोल रहा है, इन द ओल्ड रिजिम all written materials and cultural activities, books, newspaper, play could be published or performed only after they have been approved by the censors of the king। जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें किताब हो, न्यूज़पेपर हो, प्ले हो, तभी हो पाता था जब राजा का सेंसर उसको पास कर देता था। ठीक है, एक सेंसर बोर्ड होता था पहले भी, वो लुइस 16 और उसके पूर्वजों के समय भी। कोई प्ले है तो पहले सेंसर के अधिकारी देखेंगे। तो इसका मतलब उन किताबों में, उन न्यूज़पेपर में, प्ले में आप सत्ता का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन 1789 के बाद बदलाव आ गया, तो इस तरह से किताबों पर असर पड़ा, बुक्स पर। ड्रेस चेंज हम होते हुए हम लोग देखा है, लैंग्वेज के बारे में भी बार बार बात कर रहा हूँ। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन डिक्लेरेशन हुआ, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच था और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की उसमें बात थी। तो लोग स्वतंत्र हुए अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, पंपलेट्स के जरिए बताने में। तो इस तरह से बाढ़ आ गई, जहां पहले एक या दो न्यूज़पेपर छप रहा है, मुश्किल से 2-4 किताबें आ रही है, बाढ़ आ गई किताबों की, बाढ़ आ गई न्यूज़पेपर की। ठीक है, और पूरा वो शहर में छप के पूरा गांव गांव न्यूज़पेपर्स वगैरह जा रहे हैं। ये बदलाव आया फ्रांस की क्रांति के दौरान। They all describe and discuss the event and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing view of event could be expressed. Freedom of press, अगर प्रेस को स्वतंत्रता है तो इसका मतलब अपोजिंग व्यू सामने आएगा, अपोजिंग व्यू। ठीक है, अगर जो हेल्दी डिबेट होता है, स्कूल में भी डिबेट होता है, ये कोरोना काल के चलते कुछ चीजें बाधित हुई हैं, अदरवाइज आप 9 में हो, कुछ पुरानी यादें डिबेट की आपके पास भी होंगी, या क्लासरूम डिबेट की भी यादें होंगी। टॉपिक मिल गया, कुछ बच्चे पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है, अपोजिंग व्यू, कोई बोल रहा है सही है, कोई बोल रहा है गलत है, अपोजिंग व्यू। तो यह पॉसिबल हो पाया फ्रांस में बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। Each side sought to convince the other its position through medium of print, play,
song, festive procession attracted large number of people. ठीक है, ये सब होने लगा. प्ले, प्ले मतलब ड्रामा वगैरह, सॉन्ग्स, गीत संगीत, या दूसरे और फेस्टिवल के प्रोसेशंस वगैरह. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice. और इनके जरिए वे आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस इसको समझ रहे थे, ग्रास्प कर रहे थे, जो फिलोसफर्स लिख रहे थे, ठीक है, अपने टेक्स्ट में. और पहले which only a handful of educated people could read. बात समझो, जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग, फिलोसफर्स, दार्शनिक, वे अपनी बातों को लिख रहे थे कि राजा का शासन सही नहीं है, या रोबेस्पायर के दौरान रोबेस्पायर का सीवियर कंट्रोल वाली नीति सही नहीं है, ऐसा वो लिख रहे थे. लेकिन लिखा हुआ है कुछ, तो कितने लोग पढ़ सकते हैं? पहले तो और इलिटरेसी थी, हर जगह थी इलिटरेसी, तो इलिटरेट लोग कहाँ से पढ़ते हैं? लेकिन जब प्ले होने लगा, अब जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया गुलेटाइन प्रोसेस का, तो जब ड्रामा होने लगा, प्ले होने लगा, तो वैसे अनपढ़ लोग भी समझ रहे थे बातों को, क्या दिखाया जा रहा है, क्या मैसेज है, हम लोग को क्या करना चाहिए. दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प, मतलब ये तरीका था, ये एक तरीका था कि लोग कैसे आइडेंटिटी की, लिबर्टी की बात को, जस्टिस की बात को देख रहे थे. जो स्कॉलर्स लिखे थे, लेकिन उसको कौन पढ़ सकता था? हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल, कुछ पढ़े लिखे लोग. लेकिन ड्रामा देख के तो अनपढ़ भी समझेगा, ठीक है, ड्रामा देखकर तो अनपढ़ भी समझेगा कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, या रोबेस्पायर जो रूल में है उसको क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, ठीक है. अब देखो कुछ यहाँ व्यंग टाइप की बातें भी हैं. ये कार्टून आप देखो, कार्टून में, ठीक है, और एक व्यंग भी है. अब जैसे आपने देखा रोबेस्पायर का दौर आया, फिर और कुछ और दौर भी, तो पहले अमीर लोग, अब देखो ये जो ये व्यक्ति को देखो, ये क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या किसको रिसेंबल करता है? अब ये जो व्यक्ति है, इसको आगे पीछे सैनिक लोग पकड़े हुए हैं, ये, ठीक है, तो यह व्यक्ति जो है तुमको प्रिस्ट को दिखाता है, प्रिस्ट, क्लेर्जी को, ठीक है. तो प्रिस्ट को क्या था? प्रिस्ट को छूट मिला हुआ था टैक्स से, क्लेर्जी वाले को. क्लेर्जी वाले को टैक्स से छूट मिला हुआ था. तो यहाँ क्या दिया हुआ? पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, ठीक है. तो आप लोगों ने देखा, शुरू में मैंने बताया भी था, बुक में भी लिखा हुआ है कि जो पहला डिक्री निकला, उसमें चर्च की प्रॉपर्टी को सील कर लिया गया, सीज कर लिया गया, और उसी से केवल 2 बिलियन लीवर का जुगाड़ हो गया. तो देखो अब यहाँ क्या है, फैट रिड्यूसिंग. ऐसे बड़े लोग, ये व्यंग है, ठीक ना, ये बड़े लोग हैं, ठीक है, पैसा वाला लोग, तो इनको लाया जा रहा है यहाँ पर और रिड्यूस किया जा रहा है, और रिड्यूस होने के बाद एकदम पतला दुबला बन करके वो निकलेगा, ठीक है. जितना भी चर्बी है, चर्बी मतलब ये तो शरीर का चर्बी हो गया, ठीक है, व्यंग हुआ. लेकिन कहने का यहाँ क्या लिया जा रहा है? पैसा, वेल्थ, ठीक है, कि उनके वेल्थ को सरकार ने, ठीक है, जिस तरह से अपने कंट्रोल में लिया. खैर, तो ये पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस है, एक व्यंग है. दिस एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1796 टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस tangible.
जस्टिस को जो है टेंजिबल एकदम दिखता हुआ जस्टिस हो रहा है, ठीक है, उस तरह दिखे, तो ये आपको एक प्रिंट है, एक कार्टून टाइप का है। अब आगे देखो, यहां पर है मराठ एड्रेसिंग द पीपल, दिस इज पेंटिंग बाय लुइस लियोपोल्ड बॉयली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, मराठ और बॉयली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन में क्या बोल रहा है देखो, इन 1804, इन 1804 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस में उथल पुथल चलता रहा, फ्रांस का उथल पुथल लंबा चला 1848 तक, उसके बाद भी कुछ हलचल हुई, ज्यादा नहीं, लेकिन 89 से 99 तो खूब उथल पुथल, 99 में जाकर थोड़ी स्टेबिलिटी आई। तो 99 में क्या हुआ, नेपोलियन जो है वह, उसकी डिक्टेटरशिप आ गई फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट की। तो अगर देखा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट के कंट्रोल में फ्रांस 1799 में ही आ गया, लेकिन फिर कुछ व्यवस्था उसने मजबूत की अपनी, और 1804 में उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं फ्रांस का एम्परर हूं, राजा हूं, बादशाह। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ, क्राउंड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने क्राउंड किया एम्परर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का एम्परर। He set out to conquer neighboring European countries, disposing, possessing dynastic and creating kingdoms where he placed members of his family. अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अगल बगल के राज्य भी जीते, फ्रांस के अगल बगल के, और वहां जीते हुए राज्यों पर उसने अपने परिवार के सदस्यों को, ठीक है, बैठा दिया शासन में। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन जो है अपने आप को, नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का, तो वो समझता ही था कि मैंने कल्याण कर दिया, लेकिन उसका ये मानना था कि वो फ्रांस छोड़ दो, पूरा यूरोप के लिए मॉडर्नाइजर है, मॉडर्नाइजर, मॉडर्न टाइम लाने वाला, मॉडर्निटी लाने वाला व्यवस्था में। He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of way and measures provided by decimal system. उसने कुछ सुधार भी लाया, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम मेजरमेंट का या फिर वेइंग का, प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो वेइंग सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम, और उसमें डेसिमल सिस्टम, डेसिमल तक, ठीक है। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर, बहुत से लोगों ने नेपोलियन को लिबरेटर समझा, आजाद कराने वाला। इनिशियली, शुरुआत में, शुरू में अनेक लोगों ने नेपोलियन को लिबरेटर समझा, who would bring freedom for the people, लगा कि लोगों के लिए आजादी लेकर के आएगा, स्वतंत्रता। लेकिन बहुत जल्द नेपोलियन आर्मीज को लोग इन्वेडिंग फोर्स, कब्जा करने वाला फोर्स के रूप में देखने लगे, क्योंकि था तो ये बाहरी दूसरे लोगों के लिए। फाइनली 1815 वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार होती है, ठीक है।
Many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. लेकिन जो सुधार नेपोलियन ने लाया उसका एक लंबा असर पड़ा उसके शासन से हट जाने के बाद तक लोग उसको याद करते रहे या उसके द्वारा रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का असर देखने को मिलता है। The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution। इस सेंटेंस को आप लोग अंडरलाइन कर लो कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का आइडिया, डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया, ये इंपॉर्टेंट लेगेसी है, धरोहर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को दिया, तो दुनिया को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने विचार दिए उसमें लिबर्टी का आइडिया, डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया काफी महत्वपूर्ण है। सॉरी। So we are going through the last paragraph. The spread from France to the rest of Europe, these spread, ये जो विचार हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकले हुए, वे फ्रांस से निकल करके यूरोप के दूसरे हिस्से में पहुंचे, बाकी यूरोप में पहुंचे ड्यूरिंग 19th century, where feudal system, जमींदारी प्रथा, where abolished, ठीक है, ये विचार पहुंचा, फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ, colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। जो colonized people थे, तो देखो यहां समझने वाली बात यह है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया यूरोप के दूसरे हिस्से में फैला, यूरोप से बाहर भी फैला। तो ऐसे देश जो गुलाम रहे, किसी के कंट्रोल में रहे, या दूसरे देशों में भी जो थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने फ्रेंच आइडियाज को अपने देश के अनुसार समझा और लोगों को एक्सप्लेन किया। अब देखो यहां दो को इंडियन नेम आ रहा है, टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये दोनों लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का, डेमोक्रेटिक राइट्स का, इससे काफी प्रभावित हुए। और आगे के चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय का जिक्र आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र आएगा चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां भी हम लोग देखेंगे। आज की जो पढ़ाई है यहीं पर समाप्त करता हूं। कुछ जो आखिरी बातें हैं चैप्टर की, जब मौका मिलेगा तब उसे एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर अब अपने आखिरी दौर में है, प्रश्न उत्तर को देखना है, तो उसे उम्मीद है कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग देख पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की पढ़ाई समाप्त करता हूं। आज मैं आप लोगों को वो सीन दिखा पाया, वो एक फिल्म से था, ठीक है, जहां जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। ये चैट बॉक्स में दो बातें देख लेते हैं। एक तो है, ठीक है, यस सर, और एक है क्वेश्चन। चलो ठीक है रोहित, क्वेश्चन जो है कि हम लोग ऑफलाइन आपका क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।
Class will automatically end. It's 2:30. Thank you. Have a nice time. God bless you all. एक प्रश्न छूटा, उसे हम लोग ऑफलाइन समझेंगे. Now ending the meeting.